नमस्कार दोस्तों। आज का जो विषय है वो राइटिंग रिसर्च प्रपोज़ल या कह सकते हैं राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट पे फ़ोकस रहेगा पूरा। क्योंकि रिसर्च का सबसे बड़ा कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण आखिरी स्टेज का जो कह सकते हैं कि काम होता है वो होता है रिपोर्ट राइटिंग का। ताकि उस रिपोर्ट राइटिंग के थ्रू जो है हम सारी चीज़ को डॉक्यूमेंटेड कर लें और डॉक्यूमेंट करने के बाद जो है कि उसको हम लोग रीडर के सामने ला सकें ताकि वो पब्लिश होकर के रीडर उसको आसानी से पढ़ सके और उस स्टडी को पूरी तरीके से समझ सके। तो स्क्रीन शेयर करके मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा। देखिए रिपोर्ट राइटिंग का जो काम है वो एक तो जो लेक्चर है 2-3 फ़ेजेज़ में डिवाइड रहेगा। एक तो ये बता सकते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली होती क्या है या रिसर्च रिपोर्ट होती क्या है? उसके कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड पे बात की जाएगी। दूसरा कह सकते हैं कि अ, स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग की बात की जाएगी कि किस किस प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग का स्ट्रक्चर होता है कि या कह सकते हो जो एक रिपोर्ट होती है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। एक इस पे बात करेंगे। तीसरी चीज़ जो है थोड़ा-सा रेफ़रेंसिंग स्टाइल पे बात करेंगे या कह सकते हैं कि साइटेशन या फुटनोट वगैरह पे बात की जाया करेंगे, कि किस प्रकार से जो है एक रेफ़रेंसिंग या बिब्लियोग्राफ़ी पे फ़ोकस किया जाता है। एक सोशल साइंस या सोशल वर्क के स्टूडेंट होने के नाते ख़ास चीज़ ये है कि हम लोग जो रेफ़रेंसिंग स्टाइल यूज़ करते हैं वो एपीए स्टाइल यूज़ की जाती है, जिसको हम लोग अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो रिकमेंडेड कह सकते हैं कि रेफ़रेंसिंग स्टाइल है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये एक तरीके से एक सेट पैटर्न होता है और रिपोर्ट राइटिंग का भी एक तरीके से सेट पैटर्न रहता है। तो स्क्रीन शेयर के थ्रू मैं आपको थोड़ा-सा बताने की कोशिश करूँगा कि रिपोर्ट राइटिंग बेसिकली है क्या? मेरे ख्याल से ये पीपीटी एक्चुअली है, स्लाइड्स है। पहली स्लाइड तो रिपोर्ट राइटिंग पे दी हुई है। तो ये आपको सेकंड स्लाइड से देखेंगे कि इसके अंदर रिसर्च या प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बताया कि व्हाट इज़ द रिसर्च रिपोर्ट एंड द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। देखिए इसको अगर मैं पढ़ करके आपको सुनाऊँ तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अ रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ प्रिसाइज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क done by a researcher while investing a particular problem and whether the study is conducted by an individual researcher or by an institution. इसके इस परिभाषा को अगर हम ब्रेक करें या इसको समझने की कोशिश करें तो ये 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है इस परिभाषा में या कह सकते हैं तो आउटलाइन ड्रॉ की गई है रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। एक तो जनरली जो रिसर्च होती है वो 2 प्रकार की रिसर्च हमको बात कर सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल रिसर्च होती है और दूसरी होती है इंस्टीट्यूशनल रिसर्च होती है। इंडिविजुअल रिसर्च के अंदर जैसे हम लोग पीजी लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हम लोग बच्चों से एमफिल लेवल पे डिसर्टेशन कराते हैं या कह सकते हैं कहीं-कहीं पे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे डिसर्टेशन का प्रोविज़न रहता है। इवन जब एकेडमिक लाइन में आने के बाद जो है स्टूडेंट पीएचडी करने के लिए आता है, तो वो भी एक इंडिविजुअल रिसर्च मानी जाती है। तो एक तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति अपने लिए जो है वो रिसर्च को कर रहा है, किसी विशेष विषय को लेकर के काम करना चाहता है। दूसरा होता है जो इंस्टीट्यूशन स्टडीज़ कंडक्ट कराती है। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या काम करेगी, किसी न किसी विषय को लेकर के कोई स्टडी कंडक्ट करा सकती है। चाहे वो स्कीम्स के इवैल्यूएशन की बात करें या हो सकता है कोई इमर्जिंग न्यू एरियाज़ हों, वहाँ की बात कर सकते हैं। या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की अगर बात की जाए जैसे कोविड-19 है, कोविड-19 के बारे में भी मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी देयर इज़ नो मेडिसिन, देयर इज़ नो वैक्सीन और कोई भी चीज़ नहीं है। लोग प्रिवेंटिव केवल मेजर्स ले रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए कि क्या इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे तो एक अलग इकोनॉमिक्स वाले जो है इसके इकोनॉमिक कह सकते हैं कि जो इस समय इकोनॉमी पूरी वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कि वो बहुत डाउन स्टेज पे है, बहुत नीचे गिरी हुई है। तो ऐसे स्थिति में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे क्या फ़र्क पड़ सकता है? सोशल पे अगर हम लोग बात करेंगे, तो क्या कैसे सोशल स्टेटस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है लोगों पे? या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे, तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में मतलब क्या लोगों के पर्सनैलिटी या बिहेवियर में क्या-क्या चेंजेज़ आ रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे डायमेंशन्स हैं, जो इंस्टीट्यूशन जो है, इस चीज़ों पे स्टडी कंडक्ट करा सकता है। तो ये देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द स्टडी, वन इज़ अ इंडिविजुअल और सेकंड वन इज़ अ इंस्टीट्यूशन। 2 तरीके की स्टडी देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ अगर बात की जाए कि व्हाइल इन्वेस्टिंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड वेदर द स्टडी इज़ कंडक्टेड। देखिए निश्चित रूप से अगर हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो ख़ास चीज़ ये है कि किसी न किसी विशेष समस्या से संबंधित होगी। क्योंकि आपको शुरुआत में बताया था कि द पहला स्टेज जो होती है, वो होती है कि सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब क्या है कि द पर्टिकुलर प्रॉब्लम जिस पे हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। थ्रू द क्वालिटेटिव एनालिसिस और द थ्रू क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द स्टडी क्या है या रिसर्चर पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी को कंडक्ट कराना चाहता है। दूसरा है कि रिसर्च रिपोर्ट इज़ अ प्रिसाइज़ प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्क कि मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि संक्षिप्त रूप से कह सकते हैं, सिस्टमैटिक रूप से कह सकते हैं एंड इन ए लॉजिकल मैनर की अगर हम बात करें तो सिस्टमैटिक, साइंटिफिक एंड प्रिसाइज़ वे
तो जो भी काम करते हैं उस काम को हम लोग एक रिपोर्ट के रूप में, रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में हम उसको सामने लेकर के आते हैं, ताकि उसको हम समझ सकें, रिसर्चर खुद समझ सके, इंस्टीट्यूशन भी उसे खुद समझ सके, और जो फर्दर कह सकते हैं कि जो उसका नेक्स्ट कमिंग रीडर होगा, उस रीडर भी उसको आसानी से समझ सके। तो ये बेसिकली रिसर्च रिपोर्ट का एक बेसिकली बैकग्राउंड है। इट इज अ प्रिसाइज presentation of the work done by a researcher while investigating a particular problem and whether this study is conducted by an individual or by an institution। एक रिसर्च रिपोर्ट को दिमाग में रखते समय ये 3 या 4 मुख्य विशेषताओं पे ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें कि द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी, जो इसका टाइटल रखा है इस स्लाइड का कि द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी शुड बी रिपोर्टेड फॉर द सेवरल रीजंस, कि क्या ऐसे कारण हैं कि जिसकी वजह से हम इसको रिटन डॉक्यूमेंट्स के रूप में लेकर के आते हैं, और इसको हम क्या काम कर सकते हैं कि लोगों के सामने रिपोर्ट करते हैं, या इसको एक प्रेजेंटेशन के रूप में हम लेकर के आते हैं, ताकि फर्दर जो है उसको जो रीडर है उस चीज़ को पढ़ सके, या कह सकते हो जो एक आम आदमी है उस रिसर्च के बारे में पढ़ सके। मेनी रीजन बिहाइंड दैट। एक तो पहला है, इसी वजह से पीपल लर्न मोर अबाउट द एरिया ऑफ स्टडी। मतलब क्यों एरिया ऑफ द स्टडी? बिकॉज क्योंकि जो रिसर्चर है किसी ना किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के काम कर रहा है। इसका मतलब है कि पहले जो काम किया गया होगा हो सकता है बहुत कम काम किया गया हो, या हो सकता है कि अगर काम किया गया होगा तो वो करंट स्टेटस पे या प्रेजेंट एरा में स्टडी की जा रही है, तो उसकी क्या रिलेवेंस है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक आम जनता या लोग जो होते हैं लोग उस क्षेत्र के बारे में, उस स्टडी के बारे में, कह सकते हैं उस अध्ययन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाए, और उस समस्या के बारे में अपने आप अपनी जागरूकता को, या कह सकते हैं अपनी नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ा सके। एक तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन रहता है रिपोर्ट को प्रेजेंट करने के लिए, रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरा जो बेसिक रीजन है, द डिसिप्लिन गेट्स इनरिच्ड विद इन न्यू नॉलेज एंड द थ्योरीज। एक ये भी चीज है कि द टू टाइप्स ऑफ द लॉजिक, हमने आपको बताया था कि एट द टाइम ऑफ द इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, कि लॉजिक जो होते हैं एक इंडक्टिव लॉजिक होता है, दूसरा डिडक्टिव लॉजिक होता है। तो किसी भी स्टडी का बेसिकली पर्पज होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम डिडक्टिव लॉजिक यूज करें। डिडक्टिव लॉजिक का पर्पज क्या है? फ्रॉम द फैक्ट्स टू द थ्योरी, कि हम थ्योरी से, तथ्यों के आधार पर या एविडेंस के आधार पर हम थ्योरी को डेवलप करते हैं, या कह सकते हैं तथ्यों के आधार पर हम किसी चीज को जनरलाइज करते हैं जाकर के कि हाँ ये हो सकता है। इंडक्टिव लॉजिक की हम बात करें तो थ्रू दी थ्योरीज के थ्रू हम क्या काम करते हैं? फैक्ट्स, एविडेंस तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारे ऐसे थ्योरीज होंगी, बहुत से ऐसे मॉडल्स होंगे जिस पे काम करने की जरूरत है। तो जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, जो इंडक्टिव लॉजिक जनरली अगर हम लोग बात करें तो पुलिस, कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कह सकते हैं कि पुलिस थाने पे, या कह सकते हैं कि ऐसे केसेस जहाँ पे होते हैं वहाँ पे थ्योरी के हिसाब से ही चीज़ों को डेवलप किया जाता है आसानी से। जैसे कोविड-19 को अगर एग्जाम्पल के रूप में ले लिया, तो अभी हमें फैक्ट्स तो मिल रहे हैं, डेटा तो आ रहा है, मगर बहुत सी थ्योरीज निकल कर के आ रही है। थ्योरीज कैसे निकल कर के आ रही? कहा जा रहा है कि चाइना के यहाँ के एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या हुआ कि वो कोविड-19 वायरस बाहर आ गया, तो वो बायोकेमिकल वेपन बनाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा एक थ्योरी ये निकल के आ रही है कि नेचुरल डिजास्टर, मतलब कहीं जो चाइना ने कहा है कि बैट के थ्रू जो है ह्यूमन बीइंग में आया, ह्यूमन बीइंग से जो है वो सारी जगह स्प्रेड हुआ। तो इसके पीछे 2 मत हैं कि हाँ, कि बैट के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू जो ह्यूमन बीइंग में जा रहा है, या कह सकते हैं कि बायोकेमिकल वेपन बनाने के थ्रू काम किया। तो इसकी सत्यता की जाँच कैसे होगी? तो इस सत्यता की जाँच हम कैसे तब कर सकते हैं जब इंडक्टिव लॉजिक लगाएँगे और उस थ्योरी के बेसिस पे फैक्ट्स तक पहुँचेंगे कि वास्तव में क्या चीज़ सत्य है। दूसरी चीज़ है कि अब मान लीजिए कि हम डिडक्टिव लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो फैक्ट्स के बेसिस पे हम थ्योरी की तरफ चल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि कोविड-19 से जो अफेक्टेड पर्सन है, हमारे पे डे टू डे डेटा हमारे पास में आता चला जा रहा है कि हाँ, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने लोग देखें, कितने लोग की डेथ्स हो रही है, कितने लोग नंबर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं, कहाँ-कहाँ स्प्रेड हो रहा है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो हमारे पास जितने भी सारे इस न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी भी हमारे पास में आएगी, उसके आधार पर हम प्रेडिक्ट करके कुछ ना कुछ चीज़ें को जनरलाइज़ कर सकते हैं कि हाँ, जैसे डेटा जो निकल कर के आया, मोस्ट ऑफ द डेथ जो हुई वो सीनियर सिटीजन्स की देखने को हुई। तो कहा गया कि जो सीनियर सिटीजन है बहुत रिस्क फैक्टर पे है। एक डेटा का एनालिसिस ये भी किया गया फैक्ट्स के बेसिस पे कि हाँ, कि जिनको कहीं न कहीं पहले से बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हों, या कह सकते हैं उनको अस्थमैटिक पेशेंट हो, या टीबी पेशेंट हो, या कह सकते हैं शुगर की प्रॉब्लम हो। तो ऐसे लोगों पे क्या हुआ कि उनकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण जो है कोरोना में जो है या कोविड-19 में उनको ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित किया। तो ये डिडक्टिव के थ्रू और इंडक्टिव के थ्रू जो है हम किसी भी स्टडी को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन गेट्स इनरिच्ड विद द न्यू नॉलेज एंड द थ्योरीज, तो हमको एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है इसको अध्ययन करने से, और कोई नई थ्योरीज को हम लोग डेवलप कर सकते हैं। तो अगर फैक्ट्स के थ्रू डिडक्टिव लॉजिक लगाएंगे तो हम फिर नई थ्योरी को डेवलप कर सकते हैं, किसी चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें डिडक्टिव लॉजिक के थ्रू कर सकते हैं, तो हम हो सकता है कि थ्योरी के थ्रू जो हम किसी फैक्ट्स तक पहुंचे और फैक्ट्स हमको कोई नई नॉलेज मिले। जो फैक्ट्स से हम पहुंचेंगे इसका मतलब टू डेवलप द सम न्यू हाइपोथेसिस, तो बाद में न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं? नई हाइपोथेसिस को फ्रेम कर सकते हैं। तो ये
बेसिकली जो है इसका सेकंड रीजन माना जाता है रिपोर्ट को सामने लाने के लिए या रिपोर्ट को राइट करने के लिए लिखने के लिए। तीसरी चीज जो है रीजन है कि रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड कैन अप्लाई, टेस्ट एंड रीटेस्ट द फाइंडिंग्स ऑलरेडी अराइव्ड इट। क्योंकि तीन चीजों पे इसमें बात की गई है कि शोधकर्ता के लिए या जो अभ्यास करता है उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो फील्ड में चीज को काम कर रहा है उसको अप्लाई कर रहा है, उस चीज को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट का मतलब विद द हेल्प ऑफ द हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड द रीटेस्ट। रीटेस्ट को मतलब है कि विद द हेल्प ऑफ द मिक्स्ड अप्रोच। मिक्स्ड अप्रोच का मतलब है अगर ट्राइएंगुलेशन की अगर हम बात करें, जैसे ट्राइएंगुलेशन हमने बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द ट्राइएंगुलेशन। अगर हम लोग बात कर रहे थे कि एक अक्रॉस द ट्राइएंगुलेशन होता है, अक्रॉस मेथड, और दूसरा था विद इन मेथड। तो अक्रॉस मेथड में हम क्या काम कर रहे थे कि बोथ दी अप्रोचेस क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव के बेसिस पे हम उस चीज को एनालाइज कर रहे थे कि डेटा एक ही सिंगल गिवन फिनोमेना के अगर एक ही स्टडी का अध्ययन करें क्वालिटेटिव मेथड्स के थ्रू और क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू, तो जो क्वालिटेटिव से रिजल्ट हमारे पास सामने आएगा वही रिजल्ट क्वांटिटेटिव के सामने हमारे पास बनेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो हमने रिजल्ट दिया है तो बायसनेस खत्म हो जाएगी और हम किसी एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो एक तो टेस्ट हम कर सकते हैं क्वांटिटेटिव के थ्रू, और क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू हम क्या काम कर सकते हैं उसको रीटेस्ट कर सकते हैं कि वास्तव में वो प्रॉब्लम सही थी या जो निष्कर्ष दिया गया है वो चीज सही है गड़बड़। या विद इन दी ट्रायंगुलेशन मेथड पर अगर हम चले तो वहां पर हम क्या काम कर रहे हैं कि कई सारी विधियों का एक ही अप्रोच के कई सारी विधियों को, जैसे क्वांटिटेटिव मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें सर्वे को हमने यूज कर लिया, या कह सकते हैं इंटरव्यू शेड्यूल यूज कर लिया, या क्वेश्चनर यूज कर लिया। या क्वालिटेटिव मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशन हो गया, या कह सकते हैं कि केस स्टडी हो गया। तो इन मेथड्स के थ्रू भी हम क्या काम कर सकते हैं, रीटेस्ट कर सकते हैं। तो वो खास बात है कि जो भी अध्ययन पहले किए जा चुके हैं या अध्ययन होने हैं उन दोनों के बारे में। इसीलिए रिसर्च में कहा जाता है कि रिसर्च को अगर डिफाइन करना है तो कहा जाता है कि रिसर्च का मतलब है कि टू इन्वेस्टिगेट द न्यू नॉलेज एंड वेरीफाइड दी, या कह सकते हैं सर्टिफाइड द ओल्ड फैक्ट्स, या वेरिफिकेशन ऑफ द ओल्ड फैक्ट। तो वेरिफिकेशन ऑफ द ओल्ड फैक्ट्स का मतलब हो गया रीटेस्ट, और डिस्कवर द न्यू नॉलेज का मतलब हो गया कि हम कोई नई नॉलेज को, नई चीज को लेकर के हम आ रहे हैं। फिर तीसरा रीजन एक बहुत बड़ा ये रहता है कि वो सब्जेक्ट नॉलेज को इंक्रीज करता है, या कह सकते हैं कि जो निष्कर्ष पे हम पहुंच चुके होते हैं उसको हम दोबारा भी रीटेस्ट कर सकते हैं। तो चौथा इसका बेसिकली रीजन है उसमें है कि अदर रिसर्चर कैन रिफर टू द फाइंडिंग्स एंड यूटिलाइज द फाइंडिंग्स फॉर द फर्दर रिसर्च। पर्पस क्या हो गया, मान लीजिए कि आप में से किसी ने एक कोई स्टडी की और स्टडी पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर मुझे पता चल गया कि हाँ पर्टिकुलर एक्स टॉपिक पे किसी पर्सन ने जो एक स्टडी की है। तो वो स्टडी मेरे लिए क्या हो जाएगा, फर्दर फाइंड रेफरेंसिंग स्टाइल, क्या कह सकते हैं, रेफरेंसिंग के रूप में यूज होगा। या हम कह सकते हैं उसको हम किसी फर्दर डॉक्यूमेंट्स के रूप में उसको यूज कर सकते हैं, रिसर्च के लिए हम यूज कर सकते हैं, या टू डेवलप द सम आइडिया अबाउट द टॉपिक या अबाउट द प्रॉब्लम, या टू डेवलप द न्यू हाइपोथेसिस, और या टू डेवलप द कह सकते हैं कि न्यू इनसाइट अबाउट द प्रॉब्लम थ्रू द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो जो फाइंडिंग्स होगी वो फाइंडिंग्स हमको कहीं ना कहीं एक आधार या सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में हमारे पास में मौजूद होती है, जिसके आधार पर हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फाइंडिंग्स कैन बी यूटिलाइज एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द पॉलिसी मेकर्स और दोज हु हैड स्पॉन्सर्ड द प्रोजेक्ट। दो चीजें इसमें बात कही गई, एक तो जो भी निष्कर्ष जो कंक्लूजन आपके पास में मिलेगा तो एक तो पॉलिसी मेकर्स के लिए हो गया कि मान लीजिए किसी कोविड-19 में आपने स्टडी किया और कोविड-19 पे अभी कुछ नहीं है, सब लोग एक तरीके से अज्ञानी है या कह सकते सब चीज़ों को नहीं जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पास इंफॉर्मेशन आ रही, बट इंफॉर्मेशन टू कन्वर्ट टू द नॉलेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट इनटू द नॉलेज थ्रू दी रिसर्च। रिसर्च से इंफॉर्मेशन नॉलेज में कन्वर्ट होगी, जब नॉलेज में कन्वर्ट होगी तो क्या हो सकता है कि हम उस चीज को पॉलिसी मेकर्स को दे सकते हैं, संबंधित डिपार्टमेंट को। जैसे कोविड-19 है, हेल्थ डिपार्टमेंट को हमने इसको स्टडी कंडक्ट करा के दे दिया, या कह सकते हैं किसी मिनिस्ट्रीज को हम जा करके स्टडीज को कंडक्ट करा के दे सकते हैं कि भाई हमारी ये फाइंडिंग्स रही, आपका आपके में भी इट इज यूजफुल फॉर यू और नॉट, हो सकता है कि आपके लिए ना यूजफुल हो मगर आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। मगर इसी तरीके से बहुत सारी स्टडीज जो होती हैं वो इंस्टीट्यूशनल टाइप की होती हैं, या कैसे कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड करते हैं। जैसे एकेडमिक लाइन में हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो प्रोजेक्ट जैसे कह सकते हैं कि इन सोशल साइंस में अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो दो फंडिंग एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और दूसरी अगर हम लोग बात करें आईसीएसएसआर इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च की हम बात करें, ये पैसा देती है प्रोजेक्ट करने के लिए, या कह सकते हैं गवर्नमेंट पैसा देती है प्रोजेक्ट करने के लिए। जैसे यूपी गवर्नमेंट ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट को वायलेंस अगेंस्ट दी स्कूल गर्ल्स पे काम करने के लिए 10 लाख रुपए इस सेशन में दिया है कि आप इस पे एक प्रोजेक्ट काम करिए कि यहाँ क्या काम हो। तो ये गवर्नमेंट जो है मुझे पैसा दे रही है कि आप इस पे कोई एक पर्टिकुलर स्टडी कंडक्ट कराने के बाद भी आप हमको रिकमेंडेशन दीजिए कि वास्तव में क्या है इसके रीजन। तो
अब उस चीज़ को मैं समझने की बहुत कम स्टडीज़ हुई है, पहली बात तो इस पे वाले, सेकंड स्कूल गोइंग गर्ल्स, और 3 एस्पेक्ट पे जैसे मैं बात कर रहा हूँ। एक तो विदिन दी स्कूल्स की बात है, दूसरी है कि फ्रॉम द रेजिडेंस टू दी स्कूल, कि वहाँ पे क्या उनके बीच में वायलेंस होता है, और तीसरी चीज़ है सराउंडिंग द स्कूल्स, या कह सकते हैं कि उनके आस-पास का जो क्षेत्र है, या अराउंड द स्कूल्स की हम बात करें, आस-पास का जो क्षेत्र है, वहाँ पे उनके साथ में किस प्रकार का वायलेंस हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या है कि जब स्टडी कंडक्ट कराने के बाद मैं गवर्नमेंट को दूँगा, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट शुड बी टेक सम पॉलिसीज रिलेटेड टू द वायलेंस अगेंस्ट स्कूल गोइंग गर्ल्स। अगर उनको लगता है कि फ्रूटफुल होगी, शुड बी टेकन। अगर उनको नहीं लगता है कि, तो कहीं न कहीं ये रेफरेंस के रूप में यूज़ की जा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि रीज़न्स रहते हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी स्टडी को कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो बेसिकली मेन कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रही है, मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। मीन ये कह सकते हैं दे आर द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। अगर किसी भी आप रिपोर्ट को देखें, या कह सकते हैं कि किसी भी रिसर्च रिपोर्ट को देखिए, या गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट पब्लिश होती है, इसमें अगर आप देखेंगे तो उसके 3 पार्ट में से मेनली देखने को मिलते हैं। इवन जो स्टडीज़ होती हैं, या पीएचडीज़, डॉक्टोरल्स स्टडीज़ कराई जाती हैं, या पोस्ट डॉक्टोरल स्टडीज़ कराई जाती हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी जाती है, वो मोस्टली सब इसी स्ट्रक्चर पे रहती है। द बिगिनिंग, द मेन बॉडी पार्ट एंड द एंड। ये 3 बेसिकली इसका स्ट्रक्चर है, 3 मेजर डिविजन्स हैं इसके हम किसी भी रिपोर्ट्स के हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे बिगिनिंग पार्ट पे क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो आप अगर किसी भी रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, तो कोई स्टडी उठा करके देखें, तो सबसे पहले उसका होता है कवर और द टाइटल पेज। इसका मतलब फ्रंट जो हार्ड बाउंड होता है, या कह सकते हैं कि पेपर बाउंड अगर होता है, तो आप उसपे देखेंगे किताब का कोई नाम लिखा हुआ है, कुछ टाइटल लिख दिया गया, या कुछ। जैसे हम लोग आप लोग से असाइनमेंट देने की बात करता हूँ, तो असाइनमेंट भी इसी तरीके से बनना चाहिए मेरे हिसाब से, तभी परफेक्ट असाइनमेंट। जब आप इसको सीख जाएंगे, तो नेचुरली कभी भी कोई स्टडी कंडक्ट करानी हो, या कोई रिसर्च रिपोर्ट लिखनी हो, तो आप आसानी से उस चीज़ को लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे कवर और टाइटल पेज, इसका मतलब है कि द फर्स्ट जो है, फ्रंट जो होगा वो आपका कवर और टाइटल पेज को रहेगा। इसका फॉर्मेट अभी आपको बताते हैं कैसे हो सकता है। दूसरा, ठीक इसके पीछे जो होता है, एक नीचे फिर एक सेकंड कवर पेज होता है, वो सेम कवर पेज ठीक उसी तरीके से स्टडी, जो फ्रंट कवर पेज होता है ठीक उसी तरह से सेकंड कवर पेज उस तरह से लगा दिया जाता है। इसके अलावा प्रीफेस लिखा जाता है, मतलब कि अबाउट द स्टडी। जैसे प्रीफेस में अगर लिखा गया अबाउट द स्टडीज का, या कभी-कभी हो सकता है कि जैसे हमने नेक्स्ट एक्नॉलेजमेंट को नीचे रख रखा है, हो सकता है एक्नॉलेजमेंट पहले दे दिया गया हो, या प्रीफेस बाद में दिया गया हो। ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि एक्नॉलेजमेंट पहले लिख रहा है, या प्रीफेस बाद में लिख रहा है। मगर ऊपर-नीचे किया जा सकता है, इसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ फिक्स नहीं है। यहाँ पे हो सकता है कि प्रीफेस की जगह एक चीज़ और ऊपर लिखी जा सकी हो रिसर्च रिपोर्ट में, जिसको फॉरवर्ड बोलते हैं हम। तो किसी नामी आदमी से, या कह सकते हैं जो प्रेस्टिजियस पर्सन होगा उस फील्ड का, उससे हमने क्या काम किया, फॉरवर्ड लिखवा दिया। तो एक ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है कि फॉरवर्ड हो जाए, फिर एक्नॉलेजमेंट हो जाए, एक्नॉलेजमेंट होने के बाद में प्रीफेस आ जाए। तो एक ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है। प्रीफेस में सबसे खास बात होती है कि जो अबाउट द स्टडी, कि अबाउट द स्टडी का मतलब है कि व्हाट इज़ द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टडी, वो स्टडी कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है, क्या-क्या उसकी मेजर्स कह सकते हैं, समरी 1 या डेढ़ पन्ने की तरीके से उसकी समरी लिखी जाती है। कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टडी की अगर हम बात करें, तो प्रीफेस के में लिखी जाती है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि ड्यूरिंग द स्टडी के बीच में बहुत लोगों को हमको एक्नॉलेज आभार देना पड़ता है। आभार देने का मतलब क्या हो गया कि जिसके अंडर में आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आपका सुपरवाइज़र गाइड है, या जिसके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, उस टीचर का नाम दिया जाता है। लोग अपने पेरेंट्स को, भाई-बहनों को देते हैं, या कह सकते हैं जो पीएचडी को टाइप करता है, उसको हम लोग देते हैं। या कह सकते हैं कि जहाँ से हमने रिसोर्सेज़ को यूज़ किया है, कहीं लाइब्रेरी में कंसल्ट करने के लिए गए हैं, या गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में गए हैं। जितने लोग भी हमारे जो मेन उसमें कंपोनेंट हैं, जिनसे संबंधित हमने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट की है, उनको एक्नॉलेज करते हैं। ये एक सेट पैटर्न होता है कि उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, आभार दिया जाना चाहिए। इसके बाद आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पहले इसके लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता था इंडेक्स, तो कंटेंट्स यूज़ किया था। कंटेंट का मतलब क्या हो गया, चैप्टराइज़ेशन, 1 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, और साइड राइट हैंड साइड में उसके पेजेस दे दिए जाते हैं। यहाँ की किस नंबर पे कौन-सा पेज दे रखा है। मगर कंटेंट्स को भी लिखने का एक तरीका है सेट, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कंटेंट्स को लिखना शुरू कर सकते हैं। अभी इस नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाऊँगा, तो उसमें दिखाऊँगा कंटेंट कैसे लिखा है। अच्छा, कंटेंट्स लिखने के बाद में जो नेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ टेबल्स। जो भी टेबल्स स्टडीज़ के दौरान हुई हैं, जितने भी चैप्टर, मान लीजिए 4 चैप्टर्स हमने बनाए हैं, और 4 चैप्टर्स के अंदर, हर चैप्टर के अंदर जो है हमने कर रखा है। टेबल अगर कोई भी रिव्यू करते समय हमने कोई टेबल उसमें फॉर्म कर रखी है, या ड्यूरिंग स्टडी के दौरान हमने काम कर रखा है। रिस्पोंडेंट्स के प्रोफाइल्स का जो हमने बनता है, वो टेबल को कर रखा है। तो हम उसको क्या काम करते हैं, चैप्टर वाइज़ उसका लिस्ट ऑफ टेबल्स करते हैं। चैप्टर वाइज़ का मतलब मान लीजिए कि चैप्टर 1 के अंदर कोई 3 या 2 या 3 चैप्टर्स टेबल दे रखी हुई है। तो उसकी जो नोमेनक्लेचर होता है, उसको हम बोलेंगे 1.1। चैप्टर पहला 1 क्या हो गया, चैप्टर को इंडिकेट करेगा, पॉइंट 1 का मतलब है कि उस चैप्टर की पहली टेबल।
इसी तरह का 1.2 मतलब सेकंड टेबल ऑफ द चैप्टर 1, 1.3 इट मीन दैट इज थर्ड टेबल ऑफ द चैप्टर 1। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए फोर्थ चैप्टर के अंदर टेबल्स अगर दे रखी हैं तो उसको करेंगे 4.1 या 4.2, 4.3, 4.4। तो रीडर के लिए बहुत आसानी हो जाता है कि जैसे हमने पढ़ा 4, इसका मतलब मेरे बात सामने आ गया कि ये चैप्टर 4 के बारे में टेबल बता रहा है और उसकी पहली टेबल जाकर के चैप्टर पे देख सकते हैं। उसके सामने जो है पेज नंबर दे दिया जाता है, तो ऑटोमेटिकली रीडर को आसानी हो जाती है और सीधे सीधे उस पेज पे चला जाता है। इसके अलावा लिस्ट ऑफ फिगर्स होता है, बहुत से डायग्राम्स होते हैं, बहुत से फिगर्स होते हैं, तो फिगर्स को भी ग्राफ के थ्रू समझाया गया या कोई ये कह सकते हैं कोई फिगर्स के थ्रू उसको डिजाइन किया गया हो या इस तरीके से काम किया गया, कोई बार डायग्राम के थ्रू बताया गया हो, पाई डायग्राम के थ्रू बताया गया। तो ठीक उसी तरीके से जैसे नॉमेनक्लेचर लिस्ट ऑफ टेबल्स का करते हैं, ठीक उसी तरह का नॉमेनक्लेचर लिस्ट ऑफ फिगर्स का करते हैं कि हाँ सीरियल नंबर के बाद हम क्या काम करते हैं कि टाइटल ऑफ द चैप्टर कर देते हैं, देन उसके बाद उसके अंदर की जो सब हेडिंग्स होती हैं या लिस्ट ऑफ द टेबल्स होती है या लिस्ट ऑफ द फिगर्स होते हैं उसको हम लोग उसमें मेंशन कर देते हैं। एक ये चीज होती है ग्लॉसरी। कई कई किताबें या बुक्स अगर उठाकर देखेंगे तो अब ग्लॉसरी को क्या काम किया जाने लगा, बिल्कुल आखिरी में दिया जाने लगा है। मतलब कह सकते हैं कि जब स्टडीज रिपोर्ट्स खत्म हो जाती है, जब हमारे कह सकते हैं जो इन एनेक्सर्स होते हैं, एनेक्सर्स के अंतर्गत कभी कभी ग्लॉसरी दे दी जाता है या एनेक्सर्स के पहले ग्लॉसरी दे दिया जाता है या रेफरेंसेस के बाद कह लीजिए। ग्लॉसरी को कहा जाता है कि शॉर्ट डिक्शनरी। शॉर्ट डिक्शनरी का मतलब मान लीजिए जैसे हमने कहीं पॉलिसी शब्द लिखा, अब पॉलिसी की मीनिंग समझने के लिए हमको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी कि पॉलिसी कहाँ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास में सॉफ्टवेयर तो है नहीं। तो हम क्या काम करते हैं कि ग्लॉसरी में जाकर के जहाँ पे पॉलिसी शब्द होता है उस पॉलिसी के आगे लिख देते हैं, उसको अल्फाबेटिकल में लिखा जाता है और उसके आगे साइड में उसका पेज नंबर डाल देते हैं कि अल्फाबेटिकल है, अगर किसी को ग्लॉसरी में पॉलिसी को समझना है। और उसके शॉर्ट डिक्शनरी पॉलिसी को हम सीधे सीधे वहाँ पे एक शब्द में लिख सकते हैं कि पॉलिसी इज अ स्टेटमेंट, या हम कह सकते हैं कि पॉलिसी इज अ गाइडलाइन। अगर हमने यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन कर दिया तो वहाँ पे रीडर को समझ में आ जाएगा कि पॉलिसी क्या है, एक मार्गदर्शिका है या कह सकते हैं गाइडलाइन है। यदि उस चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहता है तो उस पेज नंबर से वहाँ से उस चीज़ को सर्च करके नंबर दे करके सीधे रीडर उस पन्ने पे या पेज पे पहुँच सकता है। एक चीज़ ये देखिए लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस क्या होता है कि इसको लिस्ट ऑफ फिगर्स के बाद रखते हैं। कहीं-कहीं पे लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन लिस्ट ऑफ टेबल्स के पहले रख सकते हैं। तो ये इसका कोई सिस्टम नहीं है कि लिस्ट ऑफ टेबल्स को पहले रखना है कि फिगर्स को रखना है, एब्रीविएशंस को पहले रखना है। ये रिसर्चर जैसे रखना चाहे रख सकता है। मगर एक सिस्टमैटिक चीज़ जो दिखती है मुझे वो टेबल्स, फिगर्स एंड एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब होता है शॉर्ट। जैसे हमने कहा कि कह लीजिए कि एनपीईपी की बात कर लीजिए, तो जो एनपीईपी इज़ अ एब्रीविएशन या कोविड-19 क्या है? एब्रीविएशन है ना? तो एनपीईपी की हम बात करेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर या कह सकते हैं नेशनल पॉलिसी फॉर एनवायरनमेंट की बात कर सकते हैं या कह सकते हैं एनईपी की बात कर लें, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी की बात कर लें। तो ये एब्रीविएशन है। तो ये एब्रीविएशन शब्द कहाँ पे यूज़ किया गया है, उसके आगे उसका पेज नंबर डाल दिया था। दूसरी चीज़ कि अगर आपके द्वारा ड्यूरिंग द रिसर्च के दौरान जो है, अगर कोई किसी प्रकार की स्टडी में वो एब्रीविएशन शब्द यूज़ करता है, बना सकता है वो, तो क्या काम करता है वो एब्रीविएशन को वहाँ लिख सकता है। इसको इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि एब्रीविएशन का अगर फुल फॉर्म करते हैं काफ़ी बड़ा शब्द होता है, काफ़ी उसके मीनिंग्स निकल कर के आती हैं, उसके कई सारे उसमें वर्ड शामिल होते हैं। तो क्या काम करते हैं वहाँ पर अंडर फर्दर रीडिंग्स में क्या काम करते हैं, एक जगह केवल उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है और विदिन ब्रैकेट में उसका एब्रीविएशन लिख दिया जाता है और फर्दर अगर किसी शब्द का उसका दोबारा यूज़ हो रहा होगा, तो हम क्या काम करते हैं उसको फिर शॉर्ट एब्रीविएशन ही यूज़ करते चलते हैं, ताकि जो है उस चीज़ को क्लियर रहे। तो एक बिगिनिंग पार्ट के अंतर्गत ये चीज़ देखने को मिलती है। जो मेन बॉडी पार्ट है, मेन बॉडी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो ये 4 या 5 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। एक जनरल चैप्टर है, मैंने आपको बताने की कोशिश की। एक तो इंट्रोडक्शन चैप्टर आपका होता है, दूसरा है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, तीसरा है डिज़ाइन ऑफ द स्टडी या रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात कर लीजिए, देन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा, देन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन और उसकी एक समरी बनती है। समरी को मेन बॉडी पार्ट में जो समरी नहीं रखी जाती, इसको ले अलग एग्जीक्यूटिव समरी हम लोग यूज़ करते हैं। मगर यहाँ पर इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मेन फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ये बेसिकली मेन चैप्टर्स हमारे होते हैं। इसको अलग-अलग भी किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का एक चैप्टर अलग हो सकता है, कंक्लूजन का एक चैप्टर अलग हो सकता है, एनालिसिस का एक चैप्टर अलग हो सकता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा का एक चैप्टर अलग हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर किस प्रकार से स्टडी कर रहा है। ठीक है? तो ये इसमें जैसे इंट्रोडक्शन पे भी है, चैप्टर बढ़ सकते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड के लिए हमने किसी टॉपिक का कर लिया। एक पॉलिसी प्रोग्राम, मान लीजिए किसी स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्कीम्स का कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड हमने इंट्रोडक्शन में दे दिया। उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स है, उसको हमने क्या काम कर दिया, पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ये या पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द एक्स एंड द वाई और द जेड, उसका एक चैप्टर बन गया।
तो ये शोधकर्ता पे या प्रैक्टिशनर पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार से चैप्टराइजेशन करना चाहते हैं। मगर एक जनरल अगर मेन बॉडी का चैप्टराइजेशन का पार्ट अगर देखेंगे तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। तीसरी चीज़ जो आती है द एंड पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, या अपेंडिसेक्स की बात कर सकते हैं, या एनेक्सर्स की हम बात कर सकते हैं। ये रेफरेंस स्टाइल्स, तो ये रेफरेंस स्टाइल, ये 2 चीज़ों को अंदर देखते हैं। अपेंडिक्सेस में अगर देखेंगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो होंगी वो एनेक्सर्स के रूप में लगती हैं। जैसे आपने कहीं पे काम किया है, कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह खींचे तो फ़ोटोग्राफ्स आपने लगा दिया, या आपने इंटरव्यू शेड्यूल फ्रेम कर रखा था, इंटरव्यू शेड्यूल लगा दिया। मान लीजिए किसी एक्ट का एनालिसिस कर रहे हैं तो आपने एनेक्सर में एक्ट को पूरा लगा दिया, या कोई पॉलिसीज़ आपने पढ़ रखी है, उस पॉलिसीज़ के बारे में डिटेल देना चाहते हो तो एनेक्सर में लगा दिया। तो ये, या कह सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ वगैरह आपने कंडक्ट करा रखी है, वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो मगर वो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात ना हो, तो केस स्टडीज़ को वहाँ पे कोट किया जा सकता है। या कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर की कोई कटिंग्स वगैरह आपने काम कर रखा है तो न्यूज़पेपर के कोलाज बना करके उसमें लगाया जा सकता है। दे आर द मैनी एनेक्सर्स। ये रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि एनेक्सर्स को कैसे लगाएगा, उसको किस प्रकार से सीक्वेंस देगा। मगर एनेक्सर्स में सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है, वो इंटरव्यू शेड्यूल होता है, या क्वेश्चनियर होता है, या सेमी स्ट्रक्चर क्वेश्चन इंटरव्यू शेड्यूल होगा। उसके बाद देन कह सकते हैं कि ऑनवर्ड टू कह सकते हैं एनेक्सर्स आपको आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं, ये देखने को मिलता है। देखिए ये एक तरीके से कवर पेज का अ, टाइटल वो है, कह सकते हैं। इसको अगर सेंटर पे हम रख देंगे तो सेंटर पे सारी की सारी चीज़ें एक जैसी आ जाएँगी कि नेम ऑफ द टॉपिक, रिलेशनशिप ऑफ द रिपोर्ट टू अ डिग्री, कोर्स और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। जैसे यहाँ पे टाइटल ऑफ द टॉपिक हमने किसी एक टॉपिक को लिख दिया कि हाँ स्टडी ऑफ द कोविड-19 ऑफ द उत्तर प्रदेश, ये हमने लिख दिया सीधे-सीधे सीधे टॉपिक। तो टाइटल हमारा ये हो गया। रिलेशनशिप ऑफ द रिपोर्ट, तो अगर ये इंस्टीट्यूशन करा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पार्शियल फुलफिलमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ द या कोर्स ऑफ द कह सकते हैं कि मास्टर ऑफ द सोशल वर्क, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट की अगर हम बात कर सकते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल के हम रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ये चीज़ डिपेंड करती है कि स्टडी किस कंडक्ट में कंडक्ट कराई जा रही है, तो ये आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, देख सकते हैं ये चीज़ें। इसके तहत आता है कि नेम ऑफ रिसर्चर। नेम ऑफ रिसर्चर का मतलब होता है सबमिटेड बाई। सबमिटेड बाई जिस बंदे ने या जिस व्यक्ति ने या स्टूडेंट ने या प्रैक्टिशनर रिसर्चर ने काम किया उसका यहाँ पे नाम आ जाता है। फिर नीचे आता है सबमिटेड टू। सबमिटेड टू का मतलब है कि जिसके अंडर में स्टडी उसने कंडक्ट की है। सबमिटेड टू एक्स वाई जेड, जिस टीचर के अंडर में काम कर रहे हैं, या कह सकते हैं जिस प्रैक्टिशनर के अंडर में काम कर रहे हैं, जिसने भी आपको सुपरवाइज किया है, उसके उसका यहाँ पे नाम आ जाता है। देन फिर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर द रिपोर्ट इज सबमिटेड। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मतलब है कि आप रिपोर्ट कहाँ सबमिट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क को। तो नेम ऑफ डिपार्टमेंट का क्या हो जाएगा, वो लोगो लग जाएगा, यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाता है। देन उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम आ जाएगा और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ लखनऊ। एंड देन डेट ऑफ सबमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट ऑफ सबमिशन, कि हाँ किस डेट को सबमिट कर रहे हैं। सबमिशन का डेट का मतलब तो ये कह लीजिए कि हम मंथ एंड ईयर को जनरली मेंशन करते हैं कि किस मंथ को सबमिट हो रही है और किस ईयर में सबमिट की जा रही है। तो डेट ऑफ सबमिशन पे हम लोग मंथ और ईयर को जनरली मेजर करते हैं। मगर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम केवल यही कर सकते हैं किस जिस तारीख, क्योंकि खास चीज़ है कि रिपोर्ट लिखी गई, रिपोर्ट होने के बाद में उसको हमने करेक्शन के लिए दोबारा पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको हमने बाइंडिंग्स के लिए भेजा, बाइंडिंग होने के बाद में जब हो जाएगी इसका मतलब कि सारी चीज़ें प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो उसमें एग्ज़ैक्ट डेट दे पाना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहता है कि हाँ, क्या हम उस तारीख को सबमिट कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, या डेट ऊपर-नीचे भी हो सकती है। इसलिए मंथ और ईयर को मेंशन किया था कि हाँ, लमसम को आइडिया होता है कि हम इस मंथ के अंतर्गत ये स्टडी को रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे। तो एक ये चीज़ रहती है। जो हमने ये चीज़ आपको बताई है टाइटल ऑफ द कवर पेज, इस चीज़ का जो एक फॉर्मेट है, अगर आप इस चीज़ को देखें, तो इस तरीके से एक ऐसा ही प्रोजेक्ट मैंने किया था, तो उसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। टॉपिक है कि अवेयरनेस ऑफ अर्बन कपल्स अबाउट फीमेल फोटिसाइड, अ सोशल ऑफ इंटरवेंशन स्टडी। स्पॉन्सर्ड, ये मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर कर रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और सबमिटेड बाय मेरे द्वारा जो है, और यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, दिसंबर 2013 के, यहाँ 2013 के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट की गई। इस तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हैं। जब कोई रिसर्चर काम करेगा, तो यहाँ रिसर्चर का नाम आ जाएगा सबमिटेड बाय द रिसर्चर एंड सबमिटेड टू द टीचर या डिपार्टमेंट, जो भी आना चाहेगा, तो कवर पेज होना। यही कवर पेज सेकंड कवर पेज कहलाता है। इसके अलावा जैसे हमने यहाँ बात की है कि प्रेफेस एंड एक्नॉलेजमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेफेस में क्या होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट में क्या होना चाहिए। तो प्रेफेस शुड इंक्लूड द रीजन व्हाई द टॉपिक वाज सिलेक्टेड बाय द रिसर्चर। हमने बताया था शुरुआत में कि ये स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स क्या है या उसकी समरी क्या है। इट में एक्सप्लेन द हिस्ट्री, स्कोप, मेथोडोलॉजी एंड द रिसर्चर्स ओपिनियन अबाउट द स्टडी। एक रिसर्चर उसके बारे में क्या सोचता है, उसकी अपनी एक ओपिनियन प्रेफेस के अंतर्गत आती है। कभी-कभी प्रीफेस एंड एक्नॉलेजमेंट किसी रिपोर्ट्स में दोनों एक साथ लिखा देखने को मिलता है। क्या काम होता है, प्रीफेस के बारे में एक पैरा के अंतर्गत प्रीफेस लिख दिया गया,
और नेक्स्ट पैरा में चेंज करके हमने क्या काम कर दिया, एक्नॉलेज कर दिया। ये भी कभी-कभी देखने को मिलता है। मगर जनरली क्या होता है कि प्रीफेस अलग लिखा जाता है, एक्नॉलेज हमने अलग दिया। मगर एक्नॉलेज लिखते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कैन बी द कंटिन्यूएशन रिटन सेपरेटली, दिस पेज फॉलोज द इनर टाइटल पेज, अंदर होना चाहिए। इट रिकॉर्ड्स एक्नॉलेजमेंट विद द सिंसियरिटी फॉर द अनयूजुअल हेल्प रिसीव्ड फ्रॉम अदर टू कंडक्ट द स्टडी। द एक्नॉलेजमेंट शुड बी नॉन इमोशनल एंड सिंपल। नॉन इमोशनल सिंपल का मतलब यहाँ पे है कि मैंने देखा है कि रिसर्च वगैरह जो लोग करते हैं, रिपोर्ट्स लिखते हैं, तो बहुत लोग क्या काम करते हैं, अपने सारे क्रेडिट जो अपने पूरे परिवार को दे देते हैं। परिवार को देने का मतलब है कि ठीक है, आपके पेरेंट्स ने या किसी ने दिया, मतलब उनके सारे भाई-बहनों और रिश्तेदारों, माँ-बाप सबका नाम लिख जाता है। तो कहने के लिए स्टडी तो इंडिविजुअल थी, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल स्टडी थी, या इंस्टीट्यूशन को आप सबमिट करने जाए तो वो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बिल्कुल तरह से गलत रहता है। तो एक्नॉलेज में कभी भी नॉन इमोशनल नहीं होना चाहिए। आप पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकते हैं, डेडिकेट करके पहला कवर लगा सकते हैं, मगर इमोशनल ना हो करके उसको नॉन इमोशनल होना चाहिए और सिंपल डेडिकेशन होना चाहिए सबको। टेबल कंटेंट को अगर देखा जाए तो टेबल कंटेंट इंडिकेट्स द लॉजिकल डिवीजन ऑफ द रिपोर्ट इनटू वेरियस सेक्शंस एंड द सबसेक्शन। इन अदर वर्ड, द टेबल ऑफ कंटेंट्स प्रेजेंट इन atomized form the beginning, the main body, and the end of the report. It should also indicate the page reference for each chapter or section and subsection on the right hand side of the table. इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं कंटेंट को। देखिए ये कंटेंट्स का लिखने का तरीका है। जैसे हमने देखा है, आप देखिए तो किताब वगैरह या कोई रिपोर्ट उठा करके देखेंगे तो जहाँ पे प्रीफेस एक्नॉलेज और टेबल कंटेंट लिखा होता है उसको रोमन में लिखा जाता है। पेज नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है, केवल रेंज नहीं लिखी जाती कभी भी। हमेशा ध्यान रखें कि रोमन में अगर लिखा जा रहा है तो 1 टू 2 तक या 1 टू 3 तक जा रहा है, रेंज नहीं लिखते हैं इसमें। जो कंटेंट के पहले जो प्रीफेस एक्नॉलेजमेंट या कह सकते हैं देखने को मिलता है। इसके अलावा ये चैप्टर है, ये कह सकते हैं चैप्टर में आपने देखेंगे यहाँ 1 से 11 आजकल पैटर्न थोड़ा-सा बदल गया है। सीधे-सीधे केवल पहला पेज नंबर लिखा जाता है कि जहाँ से वो शुरुआत हो रही है। जहाँ से सेकंड चैप्टर शुरू हो रहा है ऑटोमैटिकली उस चैप्टर के यहाँ पे, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है 1 से 11 तक पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर हमारा शुरू है 12 से 20 तक है, 12 टू 20। तो हम सीधे-सीधे यहाँ से कह सकते हैं कि 1 टू शुरू हो रहा है 1, और सेकंड चैप्टर का हम पेजिंग नंबर कर सकते हैं 12। थर्ड चैप्टर की पेजिंग कर सकते हैं 21। इसी तरीके से अगर आप देखिए चैप्टर 4 में हमने क्या काम किया, सब सेक्शन कर रखा है। तो सब सेक्शन के भी क्या काम किए गए हैं, यहाँ पेजिंग की गई है। तो ये एक रिपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि कंटेंट लिखते समय चैप्टर और चैप्टर के जो सब सेक्शन पार्ट होंगे उनका भी पूरा डिटेल आना चाहिए। मेजर एस्पेक्ट्स, ये नहीं कि सारी की सारी चीज़ें दे दी जाएँ तो कंटेंट पता चला कि 8-10 पन्ने का कंटेंट से हो जाएगा। मेजर 1 या 2 पेजेस के अंदर कंटेंट्स को समेटने की कोशिश करनी चाहिए। तो एक इस तरीके से आप देख सकते हैं। जैसे चैप्टर 5 को भी कई इसके सबसेक्शन किए गए हैं, 2 सबसेक्शन इसके अंदर हैं। चैप्टर 6 को अगर आप देखिए कि इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स क्या है, ओपिनियन एनालिसिस क्या है, या मेजर फाइंडिंग्स क्या है, कंक्लूजन, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। देन इसके बाद जो मैंने बताया था एंड पार्ट में क्या है, बिब्लियोग्राफी एंड द रेफरेंसेस या अपेंडिसेस की बात करें तो देखिए आप इस पे लिस्ट ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ मैंने काम कर रखा है या किया गया है, या आप कर सकते हैं। फॉर द एग्जांपल इंटरव्यू शेड्यूल फॉर द फीमेल, अगर अलग-अलग इंटरव्यूज हो सकते हैं, आप सकता है रिस्पोंडेंट अलग-अलग हों, तो उनका अलग-अलग है। फोटोग्राफ लगा दी गई, कोई हमने पॉलिसीज लगा दी, या कह सकते हैं कि कोलाज ऑफ द न्यूज़पेपर लगा दिया है, कोई मैगज़ीन का कोलाज बना करके हमने लगा दिया। तो एक तरीके से कंटेंट्स का आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से जैसे लिस्ट ऑफ टेबल्स का हमने बताया था आपको शुरुआत में, ये लिस्ट ऑफ टेबल देखिए, टेबल नंबर 1 ये आपको दे रखी है, और ये पेज में आपको देखा कि किस पेज के अंतर्गत दिया गया हुआ है, ये चीज़ आप देखेंगे। इनकम ऑफ द फैमिली ओपिनियन, ठीक है। इसी तरह लिस्ट ऑफ द फिगर्स की हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाइटल क्या है उसका, फिगर 1 है, किस पेज नंबर पे है, 7 पे है, नेटवर्क मॉडल किस नंबर पे, पेज नंबर 9 पे। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को चैप्टराइज़ेशन भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये चैप्टर 1 का है पूरा, अब चैप्टर हमको 2 के लिखने हैं, तो हम इसको इंसर्ट करके 6 के बाद में क्या कर देंगे, यहाँ पे चैप्टर 2 नाम डाल देंगे और फिर इसको कंटिन्यूएशन में कर देंगे फिगर नंबर 7। तो इस तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं, या चैप्टर के हिसाब से हम इसको कर सकते हैं 1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3 या 4.1, 4.2, इस तरीके से फिगर को नॉमेनक्लेचर दिया जा सकता है। तो ये पेजिंग हो गई। ग्लॉसरी के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ शॉर्ट डिक्शनरी एक्सप्लेनिंग द टेक्निकल टर्म्स एंड द फ्रेजेस व्हिच आर यूज्ड विद स्पेशल कन्फर्मेशन बाय द ऑथर। Entries of the technical term are made in the alphabetical order. A glossary may appear in the introductory pages, although it usually comes after the bibliography. तो bibliography के बाद में भी इस चीज को लिखा जा सकता है। आज का जो ट्रेंड्स देखने को मिल पा रहा है नया, मैं जितना देख पा रहा हूँ, उसमें ग्लॉसरी क्या काम करते हैं, वो अब आखिरी में लिखते हैं, पहले उस चीज को नहीं लिखते। लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एयर के बारे में बता रखा है, या SC हो गया, या LU हो गया। तो LU ऑल इंडिया रेडियो एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, या LU लखनऊ यूनिवर्सिटी, या यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ
अगर हम लिखना चाहें तो यू स्मॉल ओ एल करके लिख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, या यू एल कर दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ हो जाएगा, इस तरीके से। एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कि राइटिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए लिखते समय। तो रिपोर्ट जो होनी चाहिए वो शुड बी वेरी कंसाइज, अनएम्बिगस एंड क्रिएटिवली प्रेजेंटेड। द प्रेजेंटेशन शुड बी द सिंपल, डायरेक्ट एंड शॉर्ट सेंटेंस। राइटिंग स्टाइल 2-3 मेजर कह सकते हैं कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे ध्यान ध्यान में रखना चाहिए। एक तो कंसाइज़ हो, अनएम्बिगुअस की बात की जाती है। दूसरा है क्रिएटिवली प्रेजेंटेड होनी चाहिए। प्रेजेंटेड शुड बी जो सिंपल, डायरेक्ट एंड शॉर्ट सेंटेंस में होना चाहिए। एक तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, इन द केस ऑफ द साइटेशन ओनली द लास्ट नेम ऑफ द ऑथर इज़ यूज्ड इन ऑल केसेस, कह सकते हैं एकेडमिक एंड एलाइड स्टैटिस लाइक। अगर कोई मान लीजिए कोई टीचर है या किसी भी रेफरेंसेस को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका केवल सरनेम, लास्ट नेम का मतलब हो गया सरनेम, या कह सकते हैं लास्ट नेम जो भी हो, वो जो भी लिखता हो तो उसको हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जो इनिशियल होता है उस इनिशियल को कभी भी नहीं लिखा जाना चाहिए। ये अ, मतलब किसी को ओबलाइज़ करने के लिए सोचे कि हम उसका नाम कोट कर रहे हैं और उसको ओबलाइज़ करना चाहते हैं कि हाँ, पूरा नाम या प्रोफेसर ए के भारती लिख रहे हैं या डॉक्टर ए के भारती लिख रहे हैं, तो इट इज़ अ रॉन्ग मैटर, ठीक है ना? तो उसमें केवल जो है सरनेम या कह सकते हैं कि उसका लास्ट नेम जो है उसमें लिखना चाहिए और बाकी इनिशियल चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। दूसरा है कि एक ये चीज़ दिमाग में रखी जानी चाहिए कि स्पेशल केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग द क्वांटिटेटिव टर्म्स इन द रिपोर्ट। नो सेंटेंस शुड बिगिन विद द न्यूमेरिकल लाइक 20 स्टूडेंट्स। मतलब है कि 20 को मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चुना लेकर के 20 TWENTY 20 कंटेक्स्ट में हम लिख सकते हैं। तो ये हमेशा दिमाग में रखा जाना चाहिए कि हाँ, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू से जो है हम किसी क्वेश्चन को या क्वेश्चन मार्क पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन करते हुए किसी भी रिपोर्ट की स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये भी हमेशा दिमाग में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी दिमाग में रखा जाना चाहिए कि कॉमा शुड बी यूज्ड व्हेन द नंबर एक्सीड द 3 डिजिट्स। जब कहीं पे भी रिपोर्ट्स वगैरह लिखी जाती है तो उसके अंदर रिपोर्ट्स, अब ये लिख सकते हैं कि रिपोर्ट्स को अगर आप कॉमा अगर लगा रहे हैं डिजिट्स में, तो ये आप देख रहे हैं कि इंडियन पैटर्न पे यूज़ कर रहे हैं कॉमा को, या कह सकते हैं इंटरनेशनल पैटर्न पे यूज़ कर रहे हैं। ये रिसर्चर पे डिपेंड, क्योंकि एक हम चीज़ हमेशा दिमाग में रखी जानी चाहिए कि जो रिपोर्ट है, वो उसका जो दायरा है, या कह सकते हैं कि कहाँ तक जाएगी, वो पूरी तरीके से ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में बात की जानी चाहिए। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपकी जो स्टडी है, वो स्टडी लोकल लेवल के लिए या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है, उसको ओपन फॉर द वर्ल्ड वाइड सबके लिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो इस तरीके से हो ताकि जो है उसको हर आदमी आसानी से पढ़ सके और उसको समझ सके। तो ज़्यादातर इन सब चीज़ों में जो होता है वो इंटरनेशनल पैटर्न पे कोशिश की जाती है, जहाँ पे डिजिट वगैरह लिखने की कोशिश की जाती है। लैंग्वेज, ग्रामर आर एंड यूजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द रिसर्च रिपोर्ट। इसको भी दिमाग में रखा जाना चाहिए, ग्रामर वगैरह ठीक से यूज़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, राइटिंग स्टाइल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डॉक्यूमेंट एनालिसिस पढ़ा रहा था उसके अंदर रिसर्चर की कह सकते हैं उसके बिहेवियर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, उसकी राइटिंग स्टाइल या उसके राइटिंग टोन से आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ की बात की जा रही है, जो लैंग्वेज है, ग्रामर है और कह सकते हैं रिपोर्ट है, उसकी टोन क्या है, उसकी स्टाइल क्या है, उसी चीज़ में पकड़ में आ जाती है, वो किस तरीके से लिख रहा है। तो ये एक राइटिंग स्टाइल को दिमाग में रखा जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए, जैसे रेफरेंसेस की अगर हम बात करें, तो रेफरेंसेस को लिखते समय या बिब्लियोग्राफी लिखते समय हमेशा दिमाग में रखें कि जो आर्टिकल्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, बुक्स हैं, मोनोग्राफ्स हैं, एटसेट्रा कोई बात कर ली जाए, तो दैट इज़ द ऑथर एंड द ईयर ऑफ द पब्लिकेशन। ये आप लोग जैसे ये काम नहीं करते। मैंने ये देखा है कि असाइनमेंट बनाते समय या लोग रिसर्च एवं पीएचडी करते समय भी क्या काम करते हैं कि इतना 5-5, 600 पन्ना या 3-3, 400 पन्ना लोग लिख डालते हैं। मगर लिखने के बाद में कहीं पे भी ये नहीं बताते हैं कि जिस पेज नंबर 10 में मान लीजिए कि 2 पैरा लिखा गया, वो 2 पैरा कहाँ से लिख डाला है आपने? अपनी मर्ज़ी से लिखा है, या कहीं से आपने कोट किया है, या कहीं पे रेफ़रेंस को पढ़ते हुए इस चीज़ के बारे में लिखा है, या नैरेट करते हुए लिखा हो इस चीज़ को। तो इस चीज़ को बताने के लिए आफ्टर द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ये हमेशा दिमाग में रखा जाना चाहिए कि ये तरीका होता है लिखने की, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इस पैरा एंड हुआ, उसमें लास्ट नेम ऑफ द ऑथर, फिर उसके बाद द ईयर, और ईयर के बाद अगर आप मान लीजिए कि जिस किताब को कंसल्ट करना चाहते हैं या जर्नल को कंसल्ट किया है, उसका पेज नंबर अगर मिल जाए, तो पेज नंबर भी आसानी से कोई कंसल्ट करेंगे, तो नेचुरली पेज नंबर होगा उसके अंदर। तो कोलन लगा करके उसका पेज नंबर डाल दिया था। मान लीजिए कि पेज नंबर मैंने 5 यूज़ किया, तो मैंने कोलन लगा करके क्या करेंगे, भारतीय कॉमा 2012 कोलन 5। मान लीजिए कि पेज की रेंज है, पेज लेकर के 5 से लेकर 10 तक के बीच में है। तो हम लोग क्या काम करते हैं कि भारतीय कॉमा 2012 कोलन करके फिर क्या काम करेंगे कि पेज की रेंज लिख देते हैं 5 to 10 करके, डैश करके, हाइफन लगा करके, इस तरीके से लिखा जा सकता है। या ये भी कर सकते हैं कि 2012 के बाद में कॉमा करके पेज पीजी लिख देते हैं, पेज करके, और उसके बाद उसमें पेज जितने भी यूज़ होते हैं उसकी रेंज हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी
लिखा जा सकता है। जैसे लास्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर की बात की गई है कि पेज नंबर 2 शुड बी नोटेड, कि कहाँ से आपने पढ़ा है, किस किताब को पढ़ा है, उसका ऑथर का नाम हो गया। और इसी का जो डिटेल है, ये जो भारतीय 2012 46 9 49 दिख रहा है, 46 और 49, इसका जो डिटेल होगा वो रेफरेंसेस में होगा, ठीक, कि इस नाम से अल्फाबेटिकल सरनेम से या लास्ट नेम से क्या होता है, हम रेफरेंसिंग स्टाइल को कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या होगा कि हाँ, कि इस नेम से जो भी किताब वहाँ पे यूज़ की गई होगी, 2012 की पब्लिश्ड होगी, वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी कि हाँ, इस किताब का टाइटल क्या था, किस पेज पे ये चीज़ थी, तो पूरा उसका डिटेल हमको मिल जाता है। तो रेफरेंसिंग स्टाइल्स के लिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखा जाना चाहिए। ये थोड़ा-सा लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट एब्रिविएशन यूज़ कह सकते हैं फुटनोट अंदर ये देख सकते हैं, जैसे स्लाइड गायब है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि कैसे बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में बेसिकली क्या देखने को मिलता है। देखिए थोड़ा-सा बेसिक डिफरेंस होता है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में। बिब्लियोग्राफी इज़ द लिस्ट ऑफ टाइटल्स, बुक्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, आर्टिकल एटसेट्रा दैट मे और मे नॉट हैव बीन रिफर्ड टू इन द टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। ये जो रिसर्च रिपोर्ट दिया गया है कि उसके अंदर हो सकता है कि आप डिटेल, मगर रेफरेंसेस इंक्लूड ओनली सच स्टडीज, बुक्स और पेपर दैट हैव बीन एक्चुअली रिफर्ड टू इन द टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। मतलब जो जिस चीज़ को एक्चुअली यूज़ किया गया है वो एक्चुअल रेफरेंस के बारे में बताता है। मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो रेफरेंस के रूप में ना यूज़ होकर के केवल आइडिया डेवलप करने के लिए होता है। तो टू इंक्लूड द ऑल द थिंग्स इंक्लूडिंग द रेफरेंसेस एंड द अदर थिंग्स नोन एज ए बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत रेफरेंसेस एक पार्ट होता है। तो एक्चुअल जो भी यूज़ किया गया है वो, और प्लस उसके साथ में अदर्स कह सकते हैं। तो ये एडिशनल रीडिंग्स की हम बात करें तो इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो दिस आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बिब्लियोग्राफी एंड द रेफरेंसेस। इसके अलावा देखिए लिखने का स्टाइल हमने बता रखा है, जैसे 2 स्टाइल्स, एक तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का है और दूसरा है शिकागो मैनुअल स्टाइल है। ये दोनों में है, मगर ज़्यादातर जो यूज़ किया जाता है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो स्टाइल है उसको यूज़ करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर स्टाइल ऑफ द रेफरेंसिंग कैसे हम काम करेंगे कि अरेंजिंग द रेफरेंस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर वेयर द रिसर्चर हैज साइटेड द नेम ऑफ द ऑथर एंड द ईयर पब्लिकेशन कंप्लीशन ऑफ द वर्क इन द टेक्स्ट। एक दो तरीके से अगर आप देखेंगे रेफरेंसेज किताबें उतार उठा करके देखिए आप, एक तो ये होता है कि जहाँ पे विद इन ब्रैकेट के अंतर्गत जैसे मैंने नाम लिख दिया था कि भारतीय कॉमा करके 2012 और उसका पूरा डिटेल लास्ट में जा चला गया। ये चैप्टर के एंड में जा सकता है, ये बिल्कुल ऑल चैप्टर्स के बाद में उसको हम लगा सकते हैं। दो तरीके से लगा सकते हैं। कभी कभी रेफरेंसेस को क्या क्या करते हैं, फुट नोट्स के रूप में दे देते हैं। मान लीजिए जैसे वहाँ पे कोड किया गया था तो जहाँ भारतीय लिखा था तो वहाँ पे हमने क्या काम कर देते हैं, सीरियल नंबर 1 डाल देते हैं। आपने देखा होगा कि हाँ, जहाँ से डिग्री मेंशन की जाती है या उसको स्क्वायर के रूप में मेजर करते हैं, ऊपर 1 लिख दिया था या 2 लिख दिया था और 1 को नीचे एक्सप्लेन कर दिया जाता है, फुटनोट 1 टू 3 कि हाँ, ये इसका डिटेल क्या चीज़ है। तो फुटनोट भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है रिसर्चर किस प्रकार से काम कर रहा है, कि फुटनोट्स के थ्रू काम करना चाहता है कि लास्ट में रेफरेंसेस के रूप में उसको यूज़ करना चाहता है। ये जैसे जैसे देखिए किताब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये अ, पुराना ये क्या कहते हैं, ये जो आप स्टाइल देखेंगे इट इज़ अ लेटेस्ट स्टाइल। अब इस तरीके से काम किया जा रहा है। इसमें ऑथर्स का जो है आप देखेंगे सरनेम पहले लगा रखा है, सरनेम यहाँ पे पहले लगा रखा है, फिर उसका फर्स्ट नेम या सेकंड नेम को हम लोग केवल उसका फर्स्ट इनिशियल लेटर लिखते हैं। उसके बाद पब्लिकेशन ईयर आता है और सबसे खास बात है कि कॉमा की जगह डॉट रखा जाता है आजकल, कॉमा शब्द नहीं लगाया जाता है, डॉट रखा जाता है। फिर उसके बाद टाइटल ऑफ द बुक्स, टाइटल ऑफ द बुक्स के बाद में प्लेस कहाँ से पब्लिश्ड है और पब्लिश के बाद में कौन सा पब्लिशर है उसका, कोलन करके पब्लिशर का यूज़ कर लिया गया। तो ठीक इस तरीके से एक रेफरेंसिंग स्टाइल होती है कि अगर हमको किसी किताब के बारे में जानना है, समझना है, तो हम पता कर सकते हैं कि भाई जयपुर से एक रावत पब्लिकेशन ने किताब छापी थी, ये 2012 में पब्लिश हुई थी, तो हम इसको देख सकते हैं कि अब इस ऑथर ने लिखी थी। तो इस किताब के बारे में पूरा डिटेल देख सकते हैं। ये ठीक इसी तरीके से किताबों के बारे में थोड़ा-सा डिटेल दिया गया है। थोड़ा-सा रेफरेंसिंग स्टाइल्स को जो लेटेस्ट 6 वर्ज़न चल रहा है, उसको मैं आपको एक अलग पूरा किस तरह से किताब्स का, जर्नल्स का या आर्टिकल्स का, इवन दी कह सकते हैं कि जो वेबसाइट है, वेबसाइट को कैसे हम लोग कोड करते हैं, वो आपको पूरा डिटेल में एक अलग से मैं लेक्चर आपको दे दूँगा। इसके अलावा ये अपेंडिसेस में अगर देखिए, तो जो एनेक्सर है, अपेंडिसेस 1 की बात कर लिए, 2 हो गया, अपेंडिक्स 3 हो गया, 4 हो गया। तो इसको इस तरीके से या 1, 2, 3, 4 के रूप में हम काम कर सकते हैं या उसको एबीसी न्यूमेरिकल कह सकते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर उसको हम दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट आप देख सकते हैं ये। ये थैंक यू की स्लाइड है, मगर 3 पार्ट का है आपका। द मेन आपका कह लीजिए कि बिगिनिंग पार्ट आपका हो गया, मेन पार्ट हो गया, मेन पार्ट के बाद हमारा क्या होता है वो एंडिंग पार्ट आपका